प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अगली कड़ी में हिंदी भाषा पर ही चर्चा करेंगे, जो कि आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए, हिंदुस्तानी कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। विकल्प एक है, विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें कौन सा सही है, ए या बी? अच्छा, ये सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदुस्तानी कमेटी के गठन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी की लिपि है। तो यहाँ आपके सम्मुख दो विकल्प दिए गए हैं, पहला है अरबी लिपि और दूसरा है फारसी लिपि। तो यहाँ ये जान लीजिए, जो दक्षिणी हिंदी है उसकी लिपि का नाम है फारसी लिपि, अर्थात विकल्प बी सही है। तो ध्यान देंगे, दक्षिणी हिंदी की लिपि का नाम है फारसी लिपि। तीसरा है, दक्षिणी हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा का विकृत रूप किसने कहा। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, दक्षिणी हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा का विकृत रूप किसने कहा। यहाँ विकल्प है जोशुआ केटलर और दूसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ कौन सा सही होगा, पहला या दूसरा? यहाँ देखिए, जोशुआ केटलर ये गलत है और दूसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन। विकल्प बी सही है, जिसने हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा का विकृत रूप कहा, उसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, दक्षिणी को हिंदुस्तानी की सहोदरा भाषा किसने कहा। तो इसका सीधा सीधा उत्तर दिया गया है कि दक्षिणी हिंदी को हिंदुस्तानी की सहोदरा भाषा डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है, ख्वाजा बंदा नवाज, वजही, निजामी, गवासी, बेलूरी, अब्दुल्ली किस बोली के अब्दुल्ला किस बोली के साहित्यकार हैं। तो यहाँ विकल्प दो है, पहला ब्रज है, दूसरा दक्षिणी है। तो ये जो है दक्षिणी बोली के साहित्यकार हैं। कौन कौन है, ख्वाजा बंदा नवाज, वजही, निजामी, गवासी, बेलूरी, अब्दुल्ला, ये सब जो है दक्षिणी बोली के साहित्यकार हैं। अगला छठवां प्रश्न, वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं। यह प्रश्न बार बार पूछता है, इसलिए इसको जो है ध्यान से याद कर लेंगे। वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। सातवां प्रश्न है, अवहट्ट भाषा से आशय है। बताओ अवहट्ट भाषा क्या है। तो जो परवर्ती अपभ्रंश है उसे ही अवहट्ट भाषा कहते हैं। तो अवहट्ट भाषा का संबंध किससे है, परवर्ती अपभ्रंश से है। अब जो है हमारा आठवां प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, अपभ्रंश के भेद नहीं। 8 है, अपभ्रंश के भेद नहीं है। अपभ्रंश के भेद नहीं है। इसमें देखिए, ए है उपनागर, बी है ग्राम्य, सी है आभीर और डी है नागर। देखिए प्रश्न ध्यान से देखिए, अपभ्रंश के भेद नहीं है। कभी कभी नहीं है में भ्रम होता है, इसलिए प्रश्न पढ़ते समय उसको ध्यान दीजिए कि अपभ्रंश के भेद नहीं है। पहला उपनगर, ग्राम, आभीर, नागर। तो ये जान लीजिए, अपभ्रंश का भेद उपनगर है, ग्राम भी है, आभीर भी है, ये नागर नहीं है, मतलब विकल्प डी सही है। तो अपभ्रंश के भेद नहीं है, इसमें जो है क्या है, नागर। अब अगला प्रश्न है,
हिंदी का संबंध किससे है? ये किस परिवार की भाषा है? हिंदी जो है हमारी किस परिवार की भाषा है? तो इसका उत्तर है भारतीय भारोपीय परिवार की भाषा है। भारतीय भारोपी परिवार जो हिंदी है वह भारतीय भारोपी परिवार की भाषा है। तो इसको भी याद रखेंगे, हिंदी भारतीय भारोपी परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि को लोक नागरी किसने कहा? नागरी को लोक नागरी किसने कहा? यह भी प्रश्न बार बार पूछता है। तो नागरी लिपि को लोक नागरी किसने कहा? तो इसका उत्तर है आचार्य विनोबा भावे ने। ये जो है विनोबा भावे हैं, विनोबा भावे, जिन्होंने नागरी लिपि को क्या कहा है? नागरी लिपि को लोक नागरी कहा है, आचार्य विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, देखिए, नंदी नागरी क्या है? नंदी नागरी ये क्या है? तो यहां ये जान लीजिए, एक विशेष शैली है। एक विशेष शैली किसकी है? नागरी की। यानी नंद नागरी नागरी लिपि की ही एक विशेष शैली है। नागरी लिपि की एक विशेष शैली को नंद नागरी कहते हैं। नागरी को लोक नागरी किसने कहा? आचार्य विनोबा भावे ने। अपभ्रंश का भेद नहीं है, अपभ्रंश के भेद है उपनागर, ग्राम्य, आभिर, जबकि नागर इसका भेद नहीं है। अगला देखिए, देवनागरी का मूल स्रोत है। देवनागरी का मूल स्रोत। तो देवनागरी का मूल स्रोत क्या है? यहाँ आपके सम्मुख दो विकल्प दिए गए हैं। पहला है ब्राह्मी, दूसरा है खरोष्टी। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, ए या बी? तो यहाँ जान लीजिए, देवनागरी का मूल स्रोत जो है वो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि देवनागरी का मूल स्रोत है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब से ब्राह्मी तो बाएं से दाएं, खरोष्ठी दाएं से बाएं, उसी का उल्टा। अब अगला है इसका, देखिए, विकास क्रम क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकास क्रम ये पूछता है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि एक क्रमशः विकास होती जा रही है। फिर है गुप्त लिपि। ब्राह्मी लिपि, फिर उसका विकास हुआ गुप्त लिपि, फिर जो है कुटिल लिपि। कुटिल लिपि, फिर अंत में देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। ये देखिए अंतिम प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा, मान लीजिए कि देवनागरी का विकास क्रम कैसे हुआ, तो उसका सबसे पहले ब्राह्मी लिपि है, फिर गुप्त लिपि है, फिर कुटिल लिपि है, फिर देवनागरी लिपि है। तो इस तरह देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।